हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल, रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो भी 6th सेमेस्टर में, और उनके पास जो कोर्स है वो है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। और इसके अंदर एक बुक जिसको आप सब्जेक्ट भी कह सकते हो वो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट सेकेंड। तो इसकी जो यूनिट फर्स्ट एंड यूनिट सेकेंड जो राजा राम मोहन राय से संबंधित थी उसके बारे में हम जो ओवरऑल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड और साथ ही यूनिट थर्ड के अंदर जो पंडित रमाबाई का जो परिचय है उससे रिलेटेड अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, तो उस पर क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे अपनी जो रमाबाई थी, पंडित रमाबाई, जो पहली ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने महिलाओं के हित के लिए आवाज़ उठाई थी। बाकी अगर पहले पुरुष की बात करें तो वो थे राजा राम मोहन राय, तो जिन्होंने महिलाओं को लेकर क्या करी थी, आवाज़ उठाई थी। ठीक है, महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के भले के लिए, महिलाओं के राइट्स के लिए। ठीक है, तो हम पंडित रमाबाई के बारे में जो जीवन परिचय वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो जेंडर अवधारणा की समझ है उसके बारे में, कि समाज के अंदर जेंडर को क्या माना जाता है, और बाकी जेंडर का मतलब हम कुछ और ही समझते हैं। तो देखते हैं इसको। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, सबसे पहला जो टॉपिक अपना निकल के आता है जो पंडित रमाबाई के परिचय के बाद, जैसे कि आप सबको पता है कि 64 ईयर्स ओल्ड की जो एज थी उसमें 5 अप्रैल 1922 में पंडित रमाबाई की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो जेंडर अवधारणा की समझ हम देखेंगे जो कि पंडित रमाबाई ने हमारे को बताई। तो जेंडर शब्द का कोई हिंदी में शब्द नहीं होता, मतलब जो जेंडर निकल के आता है, ठीक है, जेंडर जो इंग्लिश वर्ड है उसका कोई हिंदी में मीनिंग नहीं होता। ठीक है, ये बात कौन कहता है, पंडित रमाबाई। और ये बात तो है ही, क्योंकि जेंडर का अगर हम गूगल ट्रांसलेट पे देखते हैं तो उसमें एक ही आता है, लिंग। ठीक है, लेकिन जेंडर का मतलब कुछ और होता है। तो देखते हैं इसमें पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग जेंडर का मतलब क्या बताया गया है। तो जेंडर शब्द का कोई हिंदी शब्द नहीं होता, पहली बात आपको ये याद रखनी है। लेकिन जब भी हम शब्दकोश या फिर गूगल ट्रांसलेशन वगैरह में देखते हैं या टेक्निकल जो डिवाइस वगैरह उसमें देखते हैं तो उसमें जेंडर का अर्थ देखते हैं, तो इसका अर्थ क्या निकलता है, लिंग, अर्थात स्त्री और पुरुष। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब आपको ब्लैक पॉइंट में जो नीचे दिख रहा है वो है, लेकिन इसका अर्थ पुरुष और स्त्री, ठीक है, मेल और फीमेल के बीच में जो भी समाज के अंदर सोसाइटी के बेस पर या फिर सांस्कृतिक अंतर मिलता है उसको क्या बोलते हैं, हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, लिंग के अंतर से नहीं है इसका मतलब। तो लिंग का अंतर जो होता है वो जेंडर नहीं कहलाता, बल्कि समाज और संस्कृति के बेस पर। ठीक है, समाज मतलब समाज के तौर पर, लोगों के तौर पर, और दूसरा सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक मतलब खान पान और पहनावा। तो इसमें जो अंतर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, जेंडर कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात याद रखनी है। बाकी जेंडर को समाज ने बनाया है। ठीक है, समाज ने क्या करा है, जेंडर को बनाया है। ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना है। ये समाज के द्वारा और खान पान और पहनावे से रिलेटेड जो है ना स्ट्रक्चर है जो कि जेंडर के अंदर आता है। अब इसके बाद बोला गया समाज पुरुष और स्त्री के कार्यों को परंपरागत और रीति रिवाज के अनुसार निर्धारित करता है। मतलब पुराने तौर पे जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं या पहले से जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं उसके बेस पर ही पुरुष और स्त्री दोनों के जो रीति रिवाज है और कार्य वो निर्धारित करे गए हैं पहले से ही। ठीक है, अब महिलाओं का मानना क्या है, देखो, महिलावादियों का मानना ये है कि पुरुष और स्त्रियों के बीच में जो भी असमानता या भेदभाव है उनका कारण जेंडर आधारित सोच है। ठीक है, मतलब वो, देखो, जेंडर कभी भी वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे भेदभाव हो रहा है। ठीक है, ज़्यादातर अगर समाज के अंदर जेंडर शब्द आता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस में हम ज़्यादातर समाज के बारे में पढ़ते हैं, तो जेंडर का मतलब क्या है, एक तरीके से अगर कहीं भी जेंडर की बात की जा रही है तो कहीं ना कहीं महिला और पुरुष के बीच में भेदभाव देखने को हमें मिलेगा ही, या असमानता देखने को मिलेगी। तो महिलावादी का मानना ये है कि पुरुष और स्त्री के बीच में जो भी असमानता या भेदभाव है उनका मेन कारण क्या है, जेंडर आधारित सोच है। कि वो एक पर्टिकुलर जो जेंडर है उसकी बात करते हैं, जैसे कि पुरुष की बात करेंगे, पुरुष को ये अधिकार दिया जाना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए स्त्रियों को। ठीक है, तो ऐसी जो आधारित सोच है ना वो जेंडर आधारित सोच कहलाती है। ठीक है, जिसमें एक जेंडर को ही क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, पुरुष को दिया जाता है, महिलाओं को नहीं।
बाकी आपको ये थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इसमें याद रखनी, जो मैंने 3 से 4 पॉइंट बताया उसमें से आप 2 से 3 पॉइंट याद रखना, बाकी आपको जो मैंने एक्सप्लेन किया वो याद रखना है, ठीक है। अब देखो रमाबाई के जेंडर और पितृसत्ता संबंधी विचार। रमाबाई ने जेंडर के बारे में क्या बताया था और पितृसत्ता, ठीक है, उससे संबंधित क्या विचार रखे, तो इसके बारे में देखते हैं। पंडित रमाबाई ने भारतीय समाज में महिला और पुरुष के बीच की असमान स्थिति को देखते हुए, ठीक है, महिला और पुरुष के बीच में जो भी असमान स्थिति बनी हुई है कहाँ पर, समाज के अंदर, उसको महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए आवाज़ उठाई, ठीक है। पंडित रमाबाई भी क्या थी, एक महिला थी, लेकिन वो ब्राह्मण परिवार से थी तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती थी, लेकिन बाकी जो मतलब लोअर कास्ट की जो महिलाएं होती थी, ठीक है, उनको क्या होती थी, दिक्कत होती थी समाज में, ठीक है। तो उसके बारे में बताया गया। तो पंडित रमाबाई ने अपनी स्थिति और साथ ही साथ महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए क्या करी, आवाज़ उठाई, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं क्या देखने को मिल रही थी, असमान स्थिति, बराबर स्थिति नहीं थी पुरुष और महिला की। रमाबाई ऐसी पहली महिला थी, भारतीय महिला थी, जिनके विचारों में हमें नारीवाद दृष्टिकोण देखने को मिलता है। तो नारीवाद का मतलब जैसे कि आपको पता ही है, आप 5 सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं नारीवाद, तो नारीवाद आपके 5th सेमेस्टर में भी था। नारीवाद का मतलब है कि महिलाओं के हित के लिए क्या करी थी, इन्होंने आवाज़ उठाई थी, बहुत सारे ऐसे कार्य करे जो महिलाओं को अधिकार दिलाते थे, ठीक है, महिलाओं को क्या करते थे, मजबूत करते थे। तो नारीवादी दृष्टिकोण की पहली महिला, भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने नारीवाद दृष्टिकोण प्रदान किया, वो थी पंडित रमाबाई, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करे जिससे महिलाओं को पावर मिली। अब देखो इसमें पहला पॉइंट क्या निकल जाता है, सामाजिक असमानता, ठीक है। समाज के अंदर बिल्कुल क्या असमानता है, कोई भी बराबर नहीं है, पुरुष और महिलाओं के बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है, एक तरीके से ज़मीन आसमान का अंतर है, वो देखते हैं हम। अधिकतर परिवारों में भाइयों को ही सर्वोच्च व प्रधान माना जाता है, ठीक है, चाहे उनकी बहन है उसमें कोई गुण क्यों ना हो, ठीक है। अगर जो मतलब भाई है उसको ज़्यादा प्रधान माना जाएगा और साथ ही साथ सर्वोच्च माना जाएगा, लेकिन उसकी अगर बहन के अंदर कोई से भी गुण होंगे तो उसको नकार दिया जाता था, ठीक है, इग्नोर मार दिया जाता था। या फिर रमाबाई ने समाज में व्याप्त मतलब समाज में जो मौजूद पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर को देखा और उसके विरुद्ध अपनी आवाज़ को भी बुलंद किया। तो उन्होंने जैसे ही समाज के अंदर देखा कि पुरुष और महिलाओं के बीच में इस प्रकार के अंतर है, तो उन्होंने समाज में असमानता को ख़त्म करने के लिए क्या करी, आवाज़ उठाई। अब देखो इसी के तौर पर हम देखते हैं मनुस्मृति जो है एक ग्रंथ है, उसका क्या मानना है, ठीक है। तो देखो मनुस्मृति जो है इसमें लिखा गया है कि एक पुत्र के द्वारा मनुष्य सारे लोगों को जीत लेता है, ठीक है। अगर किसी के परिवार में अगर पुत्र होता है तो वो सारे लोगों को जीत लेगा, तथा पुत्र के पुत्र मतलब उसका जो पुत्र है उसका भी अगर एक पुत्र होता है तो उसके द्वारा वह अमरता मतलब बिल्कुल अमर हो गया उसको प्राप्त करता है, और अपने पुत्र के पौत्र के द्वारा मतलब उसके पुत्र का जो पुत्र है उसका पुत्र, उसके द्वारा वह सूर्य लोक को प्राप्त कर लेता है, मतलब वो एक तरीके से स्वर्ग की ओर जाएगा। अगर परिवार में क्या होगा, मनुस्मृति ने बोला कि अगर परिवार में पुत्र पैदा होता है तो वो स्वर्ग की ओर ही जाएगा, चाहे वो सूर्य लोक में जाए या फिर लोक में जाए या फिर अमरता को प्राप्त करे, लेकिन जाएगा वो स्वर्ग में। लेकिन उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई स्थान उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है जिसकी कोई संतान नहीं होती, ठीक है, जिसकी संतान पुरुष नहीं है वाली है, ये बात है इसमें, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रीड कर देता हूँ। उस व्यक्ति के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है जिसकी संतान पुरुष ना हो, मतलब ये बात करें महिला की, ठीक है। मनुस्मृति में क्या किया गया है, भेदभाव किया गया है कि अगर पुत्र पैदा होगा या पौत्र पैदा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसके माता पिता को स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, वो स्वर्ग की ओर जाएगा, चाहे वो सूर्य लोक जाए, अमरता की ओर जाए या फिर लोक में जाए, सारे लोकों में, ठीक है। लेकिन अगर जिसकी संतान पुरुष नहीं है, मतलब स्त्री की बात कर रहा हूँ, तो वो स्वर्ग में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। तो ये बात तो बोली गई है मनुस्मृति के अंतर्गत, ठीक है। रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू स्त्री द हाई कास्ट हिंदू वुमेन नामक पुस्तक की रचना की थी, जिसमें उन्होंने नारी उत्थान की दिशा में सबसे पहले नारीवादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे एक नारीवादी घोषणा पत्र भी कहा जाता है। इस पुस्तक के द्वारा उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में
स्त्री विरोधी मान्यताओं और परंपराओं का उल्लेख करते हुए उसकी आलोचना भी की थी। तो मनुस्मृति की ना रमाबाई, जो पंडित रमाबाई थी, उन्होंने एक पुस्तक के अंतर्गत, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जो अपना नारीवादी घोषणा पत्र है उसके वो भी कह सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, मनुस्मृति के अंतर्गत जो भी महिलाओं के विरुद्ध या स्त्री के विरुद्ध जो भी बातें मनुस्मृति में लिखी गई है उसका उन्होंने क्या करा, उसकी बुराई की थी एक तरीके से पंडित रमाबाई ने। तो मनुस्मृति में महिलाओं की जो है आलोचना की गई और रमाबाई ने क्या करा गया, रमाबाई ने मनुस्मृति की आलोचना की। एक बात आप ये लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, वैवाहिक जीवन में अंतर। तो विवाह वाले जो जीवन है उसमें अंतर हो जाता है, देखते हैं। कभी एज को लेकर दिक्कत हो जाती है, मतलब एज को लेकर बहुत ज़्यादा अंतर रहता है। तो देखते हैं, रमाबाई के अनुसार महिलाओं के वैवाहिक जीवन में पुरुषों के मुकाबले अधिक परेशानियां रहती है, किसमें, महिलाओं में, ठीक है। महिलाओं के वैवाहिक जीवन में किससे, पुरुष के मुकाबले ज़्यादा परेशानियां रहती है। जैसे कि उन्होंने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई, पंडित रमाबाई ने बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई कि बाल विवाह नहीं होना चाहिए। आगे बोला गया, मनु के अनुसार कम से कम 8 वर्ष की आयु तक और अधिक से अधिक 12 वर्ष की आयु में उच्च जाति की लड़की, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठीक है, उच्च जाति की लड़की की शादी कर देनी चाहिए। तो ये बोला गया है मनु के अनुसार। जो मनुस्मृति वगैरह हम पढ़ रहे थे ना अभी, तो उसमें बोला गया है कि कम से कम 8 साल की उम्र में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 12 साल की उम्र में अगर कोई लड़की उच्च जाति की है तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। तो 12 लास्ट ईयर होता है, ठीक है। 12 के बाद 13 में उसकी शादी नहीं कर देनी चाहिए, बल्कि 8 से 12 साल के बीच में उसकी शादी कर देनी चाहिए जो लड़की उच्च जाति की है। जबकि वही मनु के द्वारा लड़के के विवाह की न्यूनतम आयु 24 वर्ष बताई गई है। लड़की की न्यूनतम आयु कितनी है, 8 वर्ष, और मैक्सिमम कितनी है, 12। और लड़के की जो है बताई गई है न्यूनतम या फिर मिनिमम जो एज है वो है 24 ईयर्स ओल्ड, मतलब 10-12 साल का अंतर होगा लड़के और लड़के के बीच में, तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। एक लड़की का विवाह करवाना ही उसके माता पिता के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बल्कि शिक्षा ज़रूरी नहीं है। मतलब माता पिता के लिए शिक्षा ज़रूरी नहीं है कि लड़की को शिक्षा मिले, बल्कि उसका विवाह करवाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एक समाज में जीवन भर पुरुष जो है वो अविवाहित रह सकता, परंतु एक लड़की विवाह के बगैर नहीं रह सकती, ऐसा समाज बताया गया था मनु के द्वारा। क्योंकि यदि महिला विवाह नहीं करेगी तो उसे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार की सोच जो थी वो मनु के द्वारा बताई गई है। और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब प्रकार की जो प्रथाएँ थी या समाज के अंदर जिस प्रकार की सोच ये थी ना, व्याप्त बुराइयाँ, ठीक है, इन अमानवीय जो दशा करती थी महिलाओं की, उसको ख़त्म करने के लिए पंडित रमाबाई ने आवाज़ उठाई और इस प्रथाओं को क्या करा, ख़त्म भी किया। आज बहुत कम जगह होगी या फिर ना के बराबर ऐसी जगह होगी जहाँ पे बाल विवाह होता होगा या इस प्रकार की प्रथाएं चलती होगी। बाकी संविधान के अनुसार तो सब कुछ ख़त्म कर दिया गया, इस प्रकार की कोई प्रथा नहीं बची है। हो सकता है कि इलीगल तौर पे की जाती हो, लेकिन लीगल तौर पे ऐसा कुछ भी कानून अब नहीं है। तो इस वीडियो के थ्रू अपनी जो ये वाला जो अपना कॉन्सेप्ट है जो कि पंडित रमाबाई के द्वारा बताया गया, पितृसत्तात्मक संबंधी विचार, जो जिसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है, क्योंकि समाज के अंदर असमानता फैली हुई थी, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा अंतर था, ठीक है। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत सारी बातें रखी और साथ ही साथ इनका विरोध भी किया। और मनुस्मृति के अंदर जितनी भी बातें लिखी थी, ज़्यादा से ज़्यादा बातें जो महिलाओं के विरुद्ध थी या महिलाओं के जीवन के लिए खतरा बन गई थी, ठीक है, उसके विरुद्ध भी आवाज़ पंडित रमाबाई ने उठाई। तो इसी के साथ अपना जो ये सेकंड पार्ट है वो ख़त्म होता है। बाकी थर्ड पार्ट जो हम बनाएंगे पंडित रमाबाई के ऊपर, जो महिला सशक्तिकरण के ऊपर होगा, देन उसके बाद अपनी जो ये यूनिट है थर्ड, वो भी ख़त्म हो जाएगी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।